Hello friends, so welcome back to my new vlog. Friends, as all of you know that I started my mind map series for NDA 2026. Now let's started my mind map series. So friends, let's started this. So नाउ आई एम स्टार्टेड फॉर सेल चैप्टर. ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा सेल. तो हम सेल चैप्टर का माइंड मैप देखने वाले हैं कंप्लीट. मैं इसे 2 पार्ट में कवर करने वाली हूँ इस पूरे चैप्टर को. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, एज ऑल ऑफ यू नो, तो सेल में हम सबसे पहले बात करेंगे डेड सेल की. तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी. कब की थी? 1665 में की थी, ओक ट्री में. ठीक है गाइस, इसकी जो बुक का नाम था, जो रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया. इन्होंने जो सेल की जो स्ट्रक्चर थी उन्होंने कैसी पाई? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. तो इन्होंने टर्म दिया था सबसे पहले, सेल टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी. अगला हम बात करते हैं लिविंग सेल की. तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने. कब की थी? 1674 में की थी. पॉन्ड सेल स्पायरोगायरा एल्गी में की थी. फिर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की बात करते हैं. तो सेल थ्योरी 1838-39 में दी थी. थियोडर स्वान और मैथियास लिंडन, ये 2 साइंटिस्ट हुए थे. थियोडर स्वान ने एनिमल्स में सेल थ्योरी दी थी और मैथियास लिंडन ने प्लांट्स में सेल थ्योरी दी थी. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइन होकर के एक बेसिक थ्योरी निकाली. वो बेसिक थ्योरी थी, इनके 2 स्टेटमेंट हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यानी कि इनका मतलब कि कहना है कि सेल जो होती है वो चाहे ह्यूमंस हो चाहे कोई एनिमल्स हो, यानी कि एनीथिंग, कुछ भी हो, सब में जो बेसिक यूनिट होगी वो सेल पाई जाएगी. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन में. फिर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू. 1855 में उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी. उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखते हैं सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, ये आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने शायद NDA फर्स्ट 2025 में पूछा हुआ है. तो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर आप 2024 का PYQ उठाकर देखोगे तो वहाँ पर इसके कंपोजिशन पूछे गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ठीक है. तो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है? तो ये बेसिकली आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यूनिवर्सल होती है, सब में पाई जाएगी, चाहे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर आपकी यूकैरियोटिक सेल हो. ये आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल सेल होती है, यानी कि ये आपकी सेल में हर प्रकार का, मतलब कि कोई भी आइटम ऐसे नहीं घुस सकता. ये बेसिकली डिफाइन करती है कि कौन कौन सेल के अंदर होंगे, कौन कौन ऑर्गेनिजम्स आपकी सेल के अंदर होंगे और कौन कौन बाहर होंगे. ठीक है. अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी लिपिड्स की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है. लिपिड्स में अगर हम बात करते हैं तो सेल आपकी बेसिकली फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है. फास्फोलिपिड्स की बेसिकली बाई लेयर होती है. इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो हाइड्रोफिलिक कहलाती है और निचली लेयर आपकी हाइड्रोफोबिक कहलाती है. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर से लव करता है. फिल का मतलब होता है किसी से लव करना. ठीक है. तो मतलब कि ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक कहलाता है और निचला वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक कहलाता है. फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके प्रोटीन में इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. आप देखोगे आप अगर यूट्यूब पे अगर सर्च करना कि आपकी जो सेल या आपकी जो
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है गाइस, उसकी सतह पर आपको दो प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, हिलते हुए मिलेंगे। आप इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट होती हैं। तो ये तीनों सेल की कंपोजिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला एनसीईआरटी में आपको एक टर्म दी होगी कि आरबीसी और इरिथ्रोसाइट होती है, उसमें आपके 52% प्रोटीन और 40% आपके लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की, जो कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उन्होंने बेसिकली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ये आपके लिपिड्स के क्वासी फ्लूइड नेचर को बताता है। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ केसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक तो होते हैं आपके डिफ्यूज़न और एक होता है आपका ऑस्मोसिस। ये दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं गाइस। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, डिफ्यूज़न में दोनों में डिफरेंस बहुत ही बेसिक्स का है कि ऑस्मोसिस के अंदर बेसिकली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं डिफ्यूज़न के अंदर आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। आप देखोगे कि डिफ्यूज़न के अंदर भी चीज़ें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगी, और आपके ऑस्मोसिस में भी आपके जो बेसिकली चीज़ें हैं वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेंगी। बस फ़र्क इतना है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आपके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके तहत चीज़ें गमन करेंगी, यानी कि मूवमेंट करेंगी। ऑस्मोसिस में आपको तीन प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलेंगी, एक तो होगी हाइपरटोनिक मीडियम, एक होगी हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। आप ये पूछोगे कि ये है क्या, तो बेसिकली जब सेल आपकी हाइपरटोनिक मीडियम में होगी तो सेल आपकी कंटिन्यू श्रिंक करेगी, यानी कि सिकुड़ेगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाइपर, जब बंदा हाइपर होता है तो वो श्रिंक करता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल आई फील सम पेन, यानी कि मैं भी थोड़ी हाइपर हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा कैमरा भी हिल रहा है। तो चीज़ें हाइपर होने पर चीज़ें श्रिंक करेंगी। जब चीज़ें हाइपोटोनिक मीडियम में सेल आपकी स्वेलअप होगी, यानी कि आपकी फूलेगी। आइसोटोनिक मीडियम में सेल आपकी सेम साइज़ की रहेगी, ना तो बेसिकली फूलेगी ना ही सिकुड़ेगी, यानी कि सेम साइज़ की रहने वाली है। अब आपसे कई बार पूछ लेता है कि हाइपरटोनिक मीडियम में मतलब कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो हाइपरटोनिक मीडियम में चूँकि सेल श्रिंक कर रही है, तो यानी कि पानी आपका सेल से निकलकर बाहर के जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर, यानी कि बाहर का जो वातावरण है उसमें जाएगा, क्योंकि चीज़ें श्रिंक हो रही है। भाई श्रिंक कब होगी? श्रिंक तभी तो होगी जैसे कि कोई गुब्बारा है, उसके अंदर पानी भरा है, गुब्बारा श्रिंक कब होगा? जब उसके अंदर का पानी निकल कर बाहर जाएगा, तभी तो गुब्बारा श्रिंक होगा। और गुब्बारा फूलेगा कब? फूलेगा जब बाहर का पानी गुब्बारे के अंदर आएगा। तो ऐसे ही होता है आइसोटोनिक में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं न्यूक्लियस की अगर बेसिकली हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आपके मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली हमारी सेल जो होती है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर आपके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ये जो टर्म थी ये आपकी गिवन थी, जेई पुरकिंजी ने सबसे पहले हमें दी थी। प्रोटोप्लाज्म कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। फिर साइटोप्लाज्म बेसिकली आपका मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मेन अरेना आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर हम बात करते हैं बेसिकली न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इसके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगेन ये पूछा गया है एनडीए के पीवाईक्यू, अगर आप देखोगे तो उसमें ये पूछा गया है कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल डबल मेम्ब्रेन किस किस के पास होती है। तो एक तो न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एक आपका बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है। इन तीनों के पास ही डबल मेम्ब्रेन होती हैं और तीनों के खुद के ही जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है तीनों के पास।
न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर आपसे न्यूक्लियस पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन आएगा, अगर आपसे सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक आएगा, कंफ्यूज मत होना। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है और इसी के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस का खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। मैच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब हैव नो न्यूक्लियस, यानी कि जब आपकी आरबीसी जब आपकी मैच्योर होती है तो उसके पास में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये चीज़ आप आगे जाके पढ़ोगे जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। मैच्योर आरबीसी, इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि जब आपकी आरबीसी मैच्योर होती है तो उसको ऑक्सीजन कैरी ऑन करने के लिए उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपने आप ही उसमें से रिमूव हो जाता है ताकि हम ज़्यादा से ऑक्सीजन और CO2 का हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा हो सके। हम आगे इसे लाइफ प्रोसेस में हम इसे अच्छे से समझेंगे गाइस। अगला हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका जो बेसिकली बेसिक इकाई होती है वो होती है जीन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो जीन होता है उसका जो 99% गाइस जंक होता है, यानी कि बेकार होता है, यू कैन से फ्यूटिल होता है। एंड उसका केवल 0.1% जो हिस्सा होता है वो काम का होता है। ये 0.1% जो भाग होता है, पार्ट होता है, यही आके जाके DNA बनाता है। DNA जिसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, सॉरी गाइस, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA में जब आपकी हिस्टोन प्रोटीन, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, ऑक्टेमर होता है, ये आपस में ऐड होकर के आपके क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन, ये टर्म आपको फ्लेमिंग ने दी थी। क्रोमेटिन का आगे सेल डिवीज़न होता है, उसके बाद में आपके क्रोमोसोम बनते हैं। आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि DNA प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन ही आपके न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के क्या होते हैं, ऑक्टेमर होते हैं। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि अब मेरे पास तो देखो अटैम्प्ट बचे नहीं हैं, मेरे सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं। मेरा रिज़ल्ट भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र। तो हमारे जो शरीर, जो मानव जो शरीर होता है उसमें 23 पेयर होते हैं, पेयर, जिसमें से 22 पेयर आपके ऑटोसोमल होते हैं, एक पेयर आपका सेक्स पेयर होता है। सेक्स पेयर मतलब ये आपका डिफाइन करेगा कि आगे आपका जो बेबी है वो आपका फीमेल होने वाला है या फिर आपका मेल होने वाला है। अगर आपके XX क्रोमोसोम हुए तो फीमेल होगा बेबी, अगर XY क्रोमोसोम हुए तो बेबी आपका मेल होने वाला है। अगला हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को इन हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में। यानी कि कई बार क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है चूँकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि सेल जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलअप होकर कहीं फट जाए। तो उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने बहुत ही अच्छा एक प्रोवाइड किया है सेल के लिए कि हमारी जो प्लांट सेल होती है उसके पास खुद की सेल वॉल होती है, ठीक है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है उसके हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में। सेल वॉल बेसिकली ये आपकी रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ऑफ हाइपोटोनिक मीडियम। कोई पूछेगा कि सेल वॉल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है हाइपोटोनिक मीडियम में, ठीक है। ये प्रोवाइड शेप, सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली सेल का एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करती है। अगेन ये कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया में आपकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। फंगस में आपकी सेल वॉल अगेन काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांट्स में आपकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एल्गी में आपकी सेल वॉल अगेन सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अगला हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है जो केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। आप याद कर सकते हो
कि P फॉर प्लाज्मोलाइसिस और P फॉर प्लांट सेल। जब हम हमारी सेल वॉल को बेसिकली हाइपरटोनिक मीडियम में पुट करते हैं, सेल वॉल को हम हाइपरटोनिक मीडियम में पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो सेल है उसका केवल सेल वॉल श्रिंक नहीं होती है, केवल सेल का क्या उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है। तो सेल के अंदर का ये बेसिकली सेल की जो प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इसके तहत हम जो सेल है उसकी बेसिकली रिजिडिटी को हम शो कर सकते हैं कि हमारी सेल वॉल कितनी रिजिड है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में केवल सेल का प्रोटोप्लाज्म तो फिर भी श्रिंक हो गया, लेकिन उसका जो बाहरी वो है ये यानी कि सेल वॉल वो श्रिंक नहीं हुई है। अगर आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी सेल होती है जब ये आपकी मैच्योर स्टेज में होती है तो इसके अंदर एक और लेयर डेवलप होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये आपकी लिग्निन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। याद रखना, सेल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो उसकी सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है, वहीं जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उसकी प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, जो कि आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगेन मैं बात करती हूँ तो मिडिल लैमेला क्या है, ये एक टर्म है बेसिकली जो एनसीईआरटी में गिवन है। आपको इतना याद रखना है कि मिडिल लैमेला आपकी फेविकॉल की तरह वर्क करता है, जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है, कंबाइंड टू सेल वॉल, यानी कि आपकी जो दो सेल वॉल होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है आपका मिडिल लैमेला। गाइस, आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर कर मुझे बताना। अगर आपको यही नोट्स अगर हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करूँगी। ओके गाइस।